तो जैसे हमने अभी सन कंपनी का देखा, वैसे हम मून कंपनी का देखते हैं। तो मून कंपनी में आपको करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको कैलकुलेशन सेम वे में करना है। इसका भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देख लो, हाई ग्रोथ, लो ग्रोथ, जूम कर देता हूँ इसको, आपको विजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इकोनॉमिक कंडीशंस दिए हुए हैं। ये रहा आपका कंपनी कौन सा, मून लिमिटेड। इकोनॉमिक कंडीशंस दिए हुए हैं, आपको प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, रिटर्न्स दिए हुए हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर लो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट। तो उसका फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ पी इंटू आर, प्रोबेबिलिटी और आपके रिटर्न को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो फिर एक नया कॉलम बना के उसमें करना है। तो आप इस कॉलम में करोगे तो 3 इंटू 10 कितना, 0.3 इंटू 10 कितना होता है, 3.4 इंटू 11 कितना होता है, 4.4। आप ऐसे कर कैलकुलेट करोगे। ठीक है, फिर आप अगर निकालते हो आपको फिर क्या निकालना है, सेकंड निकालना है आपको वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है आपके पास, समीशन ऑफ पी इंटू आर माइनस ई आर। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आर माइनस ई आर कैलकुलेट करो। मीन्स आर कितना है 10 माइनस ई आर कितना है 11.2। तो 10 माइनस 11.2 कितना है आपका 1.2। तो आप 1.2 करोगे, फिर आप माइनस करोगे 11 माइनस 1.2 तो कितना आएगा आपका 0.2 आएगा। फिर 12 माइनस 11.2 कितना आएगा 0.8 आएगा। फिर 14 माइनस 11.2 आएगा, कितना आएगा 2.8 आएगा। तो इस तरह से आप ईयर निकालोगे। फिर आगे फॉर्मूला में पूछा आपको इसका स्क्वायर निकालना है, तो आप इसका स्क्वायर निकालोगे। देखो यहाँ पे बोला है स्क्वायर, तो आप सेकंड क्या करोगे, इसका स्क्वायर निकालोगे। तो आपने इसका स्क्वायर निकाला। अब स्क्वायर निकालने के बाद आपको पूरा आपको टर्म निकालना है, मतलब p इंटू आर माइनस ई आर। इसके बाद आप किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो, इस टर्म को प्राइस के साथ में मल्टीप्लाई करने वाले हो। तो आपको ये टर्म मिल जाएगा, ये कॉलम। अब इस कॉलम में करने पे आपको इतना हो जाएगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। मीन्स आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, 0.3 इंटू पॉइंट कितना करना है, 0.3 इंटू 1.44। तो कितना का 0.432 आएगा। तो आपको दो डिजिट लेना है तो दो डिजिट ले लो, तो कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। अगर आप वैसे ही करते हो तो हो जाएगा। अगर आपको पूछा है समीशन बोला है, तो समीशन निकाल दो। मीन्स इस सब का टोटल निकालो। समीशन का मीनिंग होता है इन सब का टोटल। ठीक है, अब जब आपने निकाला तो कितना आएगा आपको 1.36 आएगा। ठीक है, अब जब ये वेरिएंस आपका 1.36 आ गया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। आप इसका अंडर रूट निकालो। अब 1.36 का अंडर रूट निकालो तो कितना आएगा 1.66। मीन्स 1.7 कर सकते हैं इसको, तो 1.7। अब ये आपको क्या आ गया, मतलब ये क्या हो गया आपका रिस्क हो गया। तो अब देखो रिस्क किस में ज़्यादा है और किस में कम है, ये देखते हैं। तो सन लिमिटेड है हमारा, यहाँ पे देख सकते हो आप कितना है सन लिमिटेड का रिस्क, 2.9 का रिस्क है ना। मैं जस्ट चेंज कर देता हूँ इंग्लिश का। सन लिमिटेड का रिस्क कितना है 2.9। 2.9 इसका कितना है 1.7। रिस्क कम किसका है, तो मून का रिस्क कम है। अब बात करते हैं रिटर्न किसका ज़्यादा है। तो रिटर्न आपका ज़्यादा है किसका, इसका 12.1 और इसका 11.2। ठीक है, किसका ज़्यादा हो रहा है, 11.2 हो रहा है, इसको 11.2। तो आप प्रॉफिट में ज़्यादा डिफरेंस है क्या, बट रिटर्न में कितना फ़र्क है, एक का फ़र्क है पूरा। देखो इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे, तो कंक्लूजन लिखना कैसे, आपको सेकंड में क्या बोला है, इफ़ यू कुड इन्वेस्ट देयर इन ईदर स्टॉक ऑफ सन लिमिटेड, आप या तो सन लिमिटेड में करो या इधर मून लिमिटेड, बट नॉट इन बोथ। आप कौन से स्टॉक को प्रीफर करोगे कि आप किसी एक में लगाओ। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कंक्लूजन, बेस्ड ऑन द रिटर्न सन लिमिटेड इज बेटर, ऑल्सो बेस्ड ऑन रिस्क मून लिमिटेड इज बेटर। देखा हमने मून बेटर, रिस्क के मामले में क्या है मून है, लेकिन रिटर्न के मामले में कौन है, सन है। ठीक है, यहाँ पे सन का कितना है 12.1 है। ठीक है, is there better. Therefore, it is advised that to invest in Moon Limited due to less risk and the return is not even more than 1% of Sun Limited. अगर सपोज मैं 1% से इंक्रीज भी कर देता हूँ, मीन्स अगर मैं इसको कितना करूँ टू 1% से, मतलब रिस्क को अगर मैं बढ़ाऊँ तो कितना होगा, रिस्क तो कितना डिफरेंस है ना। अगर मैं इसका करूँ कैलकुलेट तो कितना है 2.91 है सन का, लेकिन मून का कितना है 1.17 है। 1.17 मीन्स अराउंड 1.74 का डिफरेंस हो रहा है। तो डिफरेंस कितना ज़्यादा है, लेकिन प्रॉफिट में कुछ मार्जिन हो रहा है क्या, नहीं। तो मैं सन में करूँगा ना, थोड़ा सा कम प्रॉफिट, मतलब
लॉस कम है लेकिन प्रॉफिट तो ज़्यादा है ना, तो मैं ऑब्वियसली इसमें इन्वेस्ट करूँगा, मून लिमिटेड में इन्वेस्ट करूँगा। तो ठीक है, मोर मतलब सन में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है बोला है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, बीटा है, कैलकुलेशन ऑफ बीटा, ठीक है। तो बीटा क्या होता है, तो बीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो बीटा हम कैलकुलेट कर, सेकेंड हमारा कौन सा टॉपिक है, हमारा सेकेंड है, हमने एक देख लिया, ये हमारा सेकेंड टॉपिक है बीटा का, ठीक है, सेकेंड। तो बीटा में आपको करना क्या है, आपको बीटा में इसका सिक्योरिटी कैलकुलेट करना है, मतलब बीटा ऑफ सिक्योरिटी। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स दिए रहेंगे, आपको रिटर्न ऑन सिक्योरिटीज भी दिया रहेगा और मार्केट रिटर्न भी दिए रहेंगे, जो भी रिटर्न ऑन मार्केट रहेगा। तो इसका फॉर्मूला आपको सिंपल सा है, आर रिटर्न ऑन सिक्योरिटी है, इसको आप क्या मानोगे, आर एस मानोगे, ठीक है। रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, इसको क्या मानोगे आप, आर एम मानोगे। तो हमने 12 11 से पढ़ते आए हैं, 9 7 8 में भी पढ़ते आए कि हमें मीन मालूम है आर एस बार, तो आपको इन दोनों का एवरेज निकालना है, आर एम बार और आर एस बार, ठीक है। बीटा के टाइम पे आपको क्या निकालना रहेगा, इनका एवरेज, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, देखो ये सारे वैल्यू आप टेबल में, सिंपल आप टेबल में ड्रॉ कर दो। तो चलिए जूम करते हैं क्वेश्चंस, देन हम सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला है यहाँ पे, देखो आपको बीटा का फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ आर एस माइनस आर एस बार, समीशन ऑफ आर एस माइनस आर एस बार, और इनटू क्या करना, आर एम माइनस आर एम बार। मीन्स आपको पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, पहले आर एस माइनस आर एस बार कैलकुलेट करो, फिर आर एम माइनस आर एस बार, आर एम बार कैलकुलेट करो, एंड देन जो आर एम है आपका मार्केट का पोर्टफोलियो है, इसका आप इसका करोगे, स्क्वायर निकालोगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो ईयर क्या है आपका, कुछ 5 साल का डेटा दिए हुए, ठीक है। आर एस मीन्स क्या है आपका, रिटर्न ऑन सिक्योरिटी कितना है, 10 12 15 10 एंड 8, ठीक है। हमको क्वेश्चन में आर एम भी हमको क्वेश्चन में दिया है, आपको निकालना है क्या, एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है, जितना है आप इसको टोटल कर दो, तो कितना आएगा, 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 8 कितना है, 55 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ डेटा कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करो, 55 अपॉन 5 कितना होता है, 11। तो आपको आर एस बार कितना मिल गया, 11, करेक्ट ना। आर एस बार का मीनिंग क्या है, आपको मीन निकालना है, वैसे आप आर एम बार का भी क्या निकालोगे, मीन निकालोगे। तो इन सबको अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका, 60 आएगा। तो कर लो। थर्ड है आपका, अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप फॉर्मूला फॉर्मूला लिख के छोड़ो, ठीक है। फॉर्मूला क्या करो, आप लिख के छोड़ दो। तो फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ आर एस माइनस आर एस बार। आपको तो आर एस मिल गया ना, अब आर एस कितना है आपका, 10, आर एस बार कितना है, 11। तो 10 माइनस 11 करोगे तो कितना आएगा, -1। 12 माइनस 11 करोगे तो कितना आएगा, 1। 15 माइनस 11 करोगे कितना आएगा, 4। 10 माइनस अगर आप 11 करते हो तो कितना है, -1। 8 माइनस 11 करने पे कितना आएगा, -3। तो आप इस तरह से आर एस बार निकालोगे, आर एस माइनस आर एस बार। वैसे आपको निकालना है आर एम माइनस आर एम बार, मीन्स 12 माइनस 12 जीरो आ जाएगा, समझा। फिर 12 माइनस 11 -1 आएगा, फिर 11 माइनस 14 कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, समझे। तो आपको आर एम कितना है, 14 में से 12 गया तो 2, फिर 12 में से 12 गया 0, 11 में से 12 गया तो -1। अब इनको आप आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका, वो 0 इंटू -1 कितना, 0, -1 इंटू 1 कितना, 1। अब ये होने के बाद आप क्या निकालोगे, तो इसका आपको टोटल निकालना है। देखो आप हो गया ना मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में क्या करके मल्टीप्लाई करके कहाँ पे आंसर लिखना है, इस कॉलम में लिखना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, आर एस माइनस आर एस बार इंटू आर एम माइनस आर एम बार। इसका आप समीशन करोगे तो आपको कितना आएगा, 10 आंसर आएगा। तो आपको ऊपर का तो मिल गया ना, क्योंकि हमारा क्या है, समीशन है। अब आर एम माइनस आर एम बार मीन्स इस टर्म का हमें स्क्वायर निकालना है। तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब इन सबको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, आपको 6 आएगा। तो आपको वही मिल गया। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ आर एस माइनस आर एस बार इंटू आर एम माइनस आर एम बार डिवाइड बाई समीशन ऑफ आर एम माइनस आर एम बार, जो कि आपका वैल्यू मिल गया, इसका वैल्यू 10 मिल गया और इसका वैल्यू 6 मिल गया। जब वैल्यू मिल गया तो हम डेफिनेटली हम आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 10 डिवाइड बाई 6 कितना होता है, 6.67। तो इस तरह से आपको बीटा कैलकुलेट करना है। तो हमने इस तरह से सेकेंड टॉपिक भी अपना कवर कर लिया।
अब आते हैं थर्ड टॉपिक पे। तो आपका थर्ड टॉपिक क्या है? HPR, दैट इज आपका क्या होता है? होल्डिंग पीरियड रिटर्न। HPR का मीनिंग क्या होता है? होल्डिंग पीरियड रिटर्न। और HPR आपको दो फॉर्मूला दिया है, ठीक है, चलिए देखते हैं आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। मिस्टर कुशल परचेज 100 shares of Anand Limited for 3,500 per shares on 1st April 2014। तो आनंद ने कितना शेयर परचेस किया है? 100 शेयर्स। कितने का? 1,3500 का। तो पूरे शेयर का प्राइस कितना हो गया? 100 इंटू 3,500 मीन्स 3,50,000, करेक्ट? ओके। He sold all the shares at on 30th March 2017 for rupees 5,000 per share। मतलब 100 शेयर कितने बेचा? 5,000 एक का बेचा था, उसने में कितने में बेचा? खरीदा 3.5 लाख में, बेचा 5 लाख में। ड्यूरिंग द टेन्योर ही रिसीव अ नॉर्मल डिविडेंड ऑफ 350 पर शेयर। उसमें उसको 350 का पर डिविडेंड मिल रहा है। तो वो क्या करना है? कैलकुलेट द होल्डिंग पीरियड रिटर्न। आपको रिटर्न कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसने क्या किया? इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट किया तो मतलब कितना इन्वेस्ट किया? तो आपको कैसे निकालना है? नंबर ऑफ शेयर्स उसने कितना परचेस किया और कितने प्राइस पे खरीदा। अगर कुछ ब्रोकरेज दिया है तो आपको उसको ऐड करना है खरीदते टाइम। तो उसने यहाँ पे कुछ ब्रोकरेज नील है तो नील के लिए छोड़ दो। मीन्स आप उसने कितना इन्वेस्ट किया? 3,50,000 का उसने शेयर परचेस किया। लेकिन जब उसने बेचा तो कितने बेचा? 100 शेयर कितने बेचा? 500 का एक बेचा, मीन्स 5 लाख का पूरा शेयर बेचा, ठीक है। तो उसको गेन कितने का? उसको प्रॉफिट क्या हुआ? उस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? गेन बोलते हैं। तो कैपिटल गेन कितने का? 5 लाख माइनस 3.5 लाख, 1,50,000 का उसको क्या हो गया? गेन हो गया। अब डिविडेंड मिल रहा है उसको 100 शेयर, उसके पास 350 शेयर मिल रहा है। अब कितने साल तक, यहाँ पे क्या बोला उसने, एक बार ध्यान से पढ़ो। पर ईयर बोला है ना, पर ईयर मतलब एक साल का 350। तो कितने साल के लिए उसने होल्ड किया है? उसने 14 में खरीदा और 17 में बेचा, मीन्स होल्डिंग पीरियड कितना है उसका? 3 ईयर्स। 3 ईयर्स। तो आपको 3 ईयर्स का उसको डिविडेंड देना पड़ेगा। तो 3 ईयर्स का जब आप डिविडेंड निकालोगे तो ये तो एक साल का हो गया। ये जो 3 आपकी है कितने साल के लिए? 3 साल के लिए निकाला तो कितना होगा? 1,05,000 उसको डिविडेंड मिला। तो आपको टोटल रिटर्न मिला कितना? आपको तो कैपिटल गेन हुआ, साथ में आपको डिविडेंड भी मिला। तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2,55,000 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब हमने ऊपर देखा था फॉर्मूला, अब नीचे भी फॉर्मूला में मैंने लिखा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है? एनुअलाइज रिटर्न, मतलब एक साल में उसको रिटर्न कितना हो रहा है। तो उसने होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सब, उसके पहले हम निकालना होगा होल्डिंग पीरियड रिटर्न। कितना है होल्डिंग पीरियड रिटर्न? मतलब उसने 3 साल में कितना इन्वेस्ट किया, तो उसने कितना उसको कितना मिल रहा है? 2,55,000, करेक्ट है। 2,55,000 मिल रहा है। उसने लगाया कितना था? 3,50,000 लगाया था। इंटू परसेंटेज लगा करते हैं 100 करते हैं। जब आप उसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 72.86 आएगा। ये 3 साल का अर्निंग है। तो उसको एक साल में कितना एनुअल रिटर्न, मतलब उसको एक साल में कितना का रिटर्न मिल रहा है। तो जितना भी है उसको आप नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 3 से डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा, जो कि आपका कितना है? 24.29% है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से हमने अपना फोर्थ टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया, जो कि हमारा क्या था? होल्डिंग पीरियड रिटर्न, HPR, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रैक्टिकल ऑन द मीनिंग ऑफ रिटर्न, मेजरिंग रिटर्न, शार्प, टेन्योर एंड जेनसन। ये आपको 3 थ्योरी कुछ दिए हुए हैं, इनके बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है। तो कंपेयर पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस यूजिंग शार्प एंड टेन्योर मेजर्स फॉर द फॉलोइंग पोर्टफोलियो। आपको पोर्टफोलियो दिया हुआ है और आपको क्या क्या यूज करना है? शार्प का यूज करना है एंड टेन्योर का मेजर्स यूज करने हैं। पोर्टफोलियो एक्स, पोर्टफोलियो वाई एंड मार्केट इंडेक्स, हमें 3 पोर्टफोलियो दिए हुए हैं। उनका एवरेज रिटर्न हमें यहाँ पे दिया है 14, 10, 12। उनका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है? बीटा भी दिया 1.25, 1.10 एंड 1.20। आपको यहाँ पे रिस्क फ्री रिटर्न भी दिया हुआ है 8%। तो आपको क्या करना है? परफॉर्मेंस उनका निकालना है कि कितना कंपेयर करके हमें बताना है कि कौन सा बेस्ट है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं शार्प मेजर्स की, ठीक है, तो शार्प मेजर्स में आप क्या देखते हो? आपका एवरेज रिटर्न कितना है? देखो यहाँ पे 14 है,
पहले का, x का कितना है 14, तो आपका ये क्या है, एवरेज रिटर्न है, AR मीन्स एवरेज रिटर्न है। उसमें से आपको माइनस क्या करना है, रिस्क फ्री रिटर्न करना है आपका, कितना है उसको माइनस करना है रिस्क फ्री रिटर्न को, ठीक है। तो आपका कितना है 8 है, और डिवाइड किससे करना है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो आप स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है आपका, सिग्मा का मीनिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। तो आपका जो ये सिग्मा है आपको क्या लिख सकते हो यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन लिख सकते हो। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप पहले क्या करोगे, एक्स का तो कितना आएगा 24 आएगा, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, क्वेश्चन विजिबल हो जाए, ठीक है, होप सो आपको दिख रहा होगा। फिर नेक्स्ट क्या बोला है इसने, लेट मी, ठीक है दिख रहा होगा, विजिबल है। वैसे y का कितना आपका एवरेज 10 है, माइनस क्या करना है, रिस्क फ्री रिटर्न कितना करना है 8 करना है, डिवाइड कितना करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.15 से करना है, तो 13 पॉइंट आएगा। आप वैसे ही मार्केट इंडेक्स करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब आप इसको इसमें क्या देना है, रैंक देना है, ठीक है। अब इसमें रैंक देना है, तो रैंक के हिसाब से कौन सा पोर्टफोलियो बेटर है, तो किसका ज्यादा है, एक्स का, तो ऑब्वियसली एक्स हमारा क्या हो जाएगा, पहले पे हो जाएगा। तो एक्स जो है हमारा आउटर परफॉर्मर, मतलब हम बेटर अच्छा परफॉर्म कर रहा है बाकी सब से। वैसे ही अगर आप देखते हो यहाँ पे बीटा, तो आपको देखो दूसरे कॉलम में बीटा दिया हुआ था, उसके आगे वाले पे तो बीटा फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, रिस्क माइनस एवरेज रिटर्न, मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। एवरेज रिटर्न करोगे माइनस रिस्क फ्री डिवाइड बाई बीटा से कर दो, एवरेज रिटर्न माइनस रिस्क फ्री अपॉन बीटा। तो बीटा आपका देखो यहाँ पे 1.25 1.10 एंड, तो आपको देखो ऊपर का तो सेम है ना, आप नीचे का चेंज करोगे, वैसे ही आप फिर उसको क्या कर दोगे, रैंक दोगे। तो रैंक देने पे आपको क्या मिल जाएगा, कौन सा परफॉर्म अच्छा कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू टेन्योर मेजर्स किसका ज्यादा है, इस यहाँ पे भी एक्स ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो कि कितना है 4.8% है। तो शार्पर मेजर्स में, शार्प और टेनर्स में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस बस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा का है, ठीक है। अगर आप सिंपल सा, जब आपको टेबल देगा तो पहला अगर उसने किसके बाद किया, शार्प, शार्प के लिए क्या चाहिए हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन, और टेनर के लिए क्या चाहिए हमें, बीटा चाहिए। सिंपल से आप याद रखो, बाकी क्या है आपका, एवरेज रिटर्न माइनस रिस्क फ्री, इतना कर लो, आपका फॉर्मूला हो गया। अगर शार्प के बोला तो एस टी कर दो, एस से शार्प और एस से स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर टेनर की बात करो तो बीटा से डिवाइड कर दो, बस उसके बाद रैंकिंग कर दो तो आपको आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट कंसेप्ट क्या दिया है, कंपेयर द, हमने जेनसन देखा था, तो जेनसन में जस्ट क्या होता है वो देखते हैं। वैसे में भी हमको पोर्टफोलियो दिया रहेगा, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो हमको यानी कि एवरेज रिटर्न दिया रहेगा, बीटा का वैल्यू दिया रहेगा और रिस्क फ्री दिया रहेगा। तो ये जो आपका है ना, ये एवरेज रिटर्न है, लेकिन ये जो है हमारा क्या है, मार्केट रिटर्न है, ठीक है। 12% क्या आपका मार्केट रिटर्न। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, एज पर CPAM, CAPM का फॉर्मूला क्या बोलता है, CAPM बोलता है, हमने FMA पढ़ रखा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, मतलब क्या फॉर्मूला है वहाँ पे, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, तो रिस्क फ्री प्लस बीटा इंटू रिस्क मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री। तो रिस्क फ्री कितना है आपका, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है, हाँ देखो यहाँ पे सबके लिए कितना है 7 है, तो रिस्क फ्री कितना लेना है आपको, 7 लेना है, प्लस बीटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1.5। तो पोर्टफोलियो 1 के लिए कितना 1.5 है, आप किसके लिए निकाल रहे हो, पोर्टफोलियो 1 के लिए निकाल रहे हो, इनटू मार्केट रिस्क कितना है 12, देखो यहाँ पे 12 दिया ना, मार्केट इंडेक्स, आपको मार्केट इंडेक्स लेके चलना है, तो मार्केट इंडेक्स कितना है 12, 12 में से रिस्क फ्री कितना है 7, ठीक है। तो आपको कितना मिल जाएगा 14.5%, वैसे ही पोर्टफोलियो 2 का मिल जाएगा 11.5% रिस्क फ्री प्लस बीटा इंटू RM माइनस RM। तो आपको देखा 12 माइनस 7 सबके लिए कॉमन है, 12 माइनस 7 सबके लिए कॉमन है, ये भी आपका रिस्क फ्री है। खाली चेंजेस क्या हो रहा है आपका, बीटा में चेंजेस हो रहा है, आपको बीटा में चेंजेस करना है, ठीक है। तो आपको इस तरह से बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब इसमें हमें करना क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतना आपको समझा,
कि यहाँ पे आपको लेना क्या है, आपको लेना है मार्केट इंडेक्स का रिटर्न लेना है, जो कि हमारा क्या होता है आरएम। और आरएम सारे पोर्टफोलियो इवन मार्केट के लिए भी क्या होता है, सेम होता है, हमें बीटा कैलकुलेट करने के लिए देखना होता है। ठीक है, फिर बोला आपको कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रिटर्न एंड एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न। आपको ये क्या दिया है, जो ये मैंने क्या बोला था, या तो एवरेज रिटर्न हो सकता है या तो यहाँ पे क्या बोल दिया एक्सपेक्टेड रिटर्न हुआ है। तो इसका जो डिफरेंस होगा ना, डिफरेंस के बेस पे आप क्या करोगे, रैंकिंग दोगे। तो आपको देखो पहले कितना था 15, आपका आया कितना 14.5, तो कितना 0.5 आया परसेंट। नेक्स्ट है आपका बी में कितना है, बी का कितना है 12 है, आपको यहाँ पे कितना आया है 11.5 आया है, तो 0.5 का आया है। तो इस तरह से आप अगर माइनस करते हो तो 15 माइनस 14.5, आपने जो भी कैलकुलेट किया ये क्या था, हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न था, यानी कि इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न था। तो जो भी आपका एक्चुअल है उससे माइनस कर दो एक्सपेक्टेड, तो क्या मिल जाएगा आपको, ये वाला मिल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप रैंकिंग दोगे। अब आप बताओगे कौन सा परफॉर्म अच्छा किया है। मार्केट में भी हमेशा 0 हो सकता है मे बी, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसके ऊपर हमें डिपेंड करना है। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो 1 ज़्यादा है, जो कि 0.5%, पोर्टफोलियो भी इक्वल है, तो दोनों का हम यहाँ पे दिखाएंगे। According to Jensen's measures, portfolio 1 and 2 has outperformed। ठीक है, तो इस तरह से हमने 4-5 टॉपिक कवर अप कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा रेशियो, जो कि हमारा फुल रेशियो के ऊपर है। तो चलिए हम इसको वन बाय वन जानते हैं क्या कैसे है ये। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूलाज देखते हैं। करंट रेशियो, तो करंट रेशियो का हमें फॉर्मूला मालूम है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये हमें ये बताता है कि अगर हमें कुछ रेशियो, क्यों करंट रेशियो का मीनिंग क्या होता है, कि आपके पास कितना करंट असेट्स है, आप कितना लिक्विडेट कर सकते हो। ठीक है, क्विक रेशियो है कंपनी का पे आउट। अगर आप मतलब सपोज आपको लायबिलिटी पे ऑफ करना है, तो कंपनी की एबिलिटी क्या है उस को पे ऑफ करने के लिए। एब्सोल्यूट लायबिलिटी कितना है, आपको इसमें जो पढ़ना है मैं वही टिक करूंगा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, सेल्स के ऊपर कैलकुलेट होता है 100। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके ऊपर होता है, ये भी हमारा सेल्स के ऊपर कैलकुलेट होता है। जो मैं बोल रहा हूँ आप उतना ध्यान दो। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट किसका होता है, सेल्स के ऊपर कैलकुलेट होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमेशा किसके ऊपर होता है, सेल्स के ऊपर कैलकुलेट होता है। नेट प्रॉफिट भी आपको सेल्स के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर कैलकुलेट होगा। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। अर्निंग पर शेयर रेशियो क्या हो जाएगा, अभी इसके लिए क्या चाहिए, अर्निंग आफ्टर टैक्स। लेकिन जो भी अर्निंग पर शेयर होता है किसके लिए होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होता है। तो हम जो भी प्रीफरेंस का है वो प्रीफरेंस के लिए निकाल देंगे, तो हमने प्रीफरेंस डिविडेंड निकाल दिया। अब जो भी हमारा नंबर ऑफ शेयर्स था उसे हम डिवाइड कर देंगे। डिविडेंड पे आउट रेशियो, डीपी की बात कर रहे हैं तो डीपी आ जाएगा डिविडेंड पर इक्विटी शेयर रेशियो। डिविडेंड किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। याद रखिएगा डिविडेंड हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। डिवाइड बाई अर्निंग पर शेयर रेशियो, पर शेयर इंटू 100% के लिए। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, डीपीएस अपॉन, देखो डीपी यानी कि डीपी, डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100, इस तरह से आप कर सकते हो। फिर आपका दिया यहाँ पे डिविडेंड यील्ड रेशियो, डिविडेंड हमको कितना रिटर्न मिल रहा है, तो डिविडेंड पर शेयर अब मार्केट वैल्यू कितना था उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फिर आपका प्राइस अर्निंग रेशियो, मतलब पी रेशियो हमने पढ़ रखा है, एमपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100। नेट प्रॉफिट किसके ऊपर होगा, नेट वर्थ के ऊपर होगा। ठीक है, प्रीफरेंस डिविडेंड कवर्स, प्रीफरेंस डिविडेंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से जितना भी उसका होगा उससे हम डिवाइड करने पे हमें उसका परसेंटेज मिल जाएगा। इक्विटी का वैसे ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रीफरेंस का निकाल लो तो बचेगा इक्विटी, उसके इक्विटी से डिविडेंड से डिवाइड कर दो। वर्किंग कैपिटल में कैसा है रेशियो में, तो इन्वेंट्री का क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन्वेंट्री किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एवरेज स्टॉक। अब एवरेज का मीनिंग क्या होता है, क्लोजिंग प्लस ओपनिंग अपॉन करना है, एवरेज का क्लोजिंग प्लस ओपनिंग और डिवाइड बाई 2 करना है। ठीक है, फिर डेटर्स टर्नओवर रेशियो, आपको कितना सेल्स हुआ और कितना मिलने वाला है उसका रेशियो। डेट कलेक्शन रेशियो, कितना रिसीव होने वाला है, नंबर ऑफ मंथ इन डे आपको दिया रहेगा और क्रेडिट का टाइम दिया रहेगा। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, आपने कितना खरीदा और कितना पे करना बाकी है। एवरेज पेमेंट पीरियड, मतलब कितना आपका एवरेज क्रेडिटर्स है और नेट कितना आपने खरीदा है, इंटू 100 कर दोगे। ठीक है, तो इतना आपको पूछे जाते नहीं है हालांकि, आपको लेकिन लर्न याद करके और समझ के रखना है चीज़ों को।
ठीक है। फिर आपको क्या बोला है यहाँ पे, देखो दिया हुआ है ठीक है, क्या बोला है, फॉलोइंग द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ फैंटेसी लिमिटेड फॉर द ईयर 31 मार्च 2017 इज गिवन बिलो। द ओपनिंग स्टॉक दिया है हमको, परचेस, ये हमको बैलेंस शीट के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। तो चलिए क्या पूछा है देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, मैंने आपको बोला था ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सेल्स के ऊपर कैलकुलेट होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर होगा, सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपको, देखो यहाँ पे दिया है 2 लाख डिवाइड बाई 5 लाख, कितना है आपका टोटल सेल, 5 लाख इंटू 100 कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका 40% हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रेशियो। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी किसके ऊपर होगा, सेल्स के ऊपर होगा। तो कितना 1 लाख 1000 है डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100। अब बस ये चीजें समझ के रखोगे किसके ऊपर कैलकुलेट करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है आपका, देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सपेक्ट, अभी क्या बोला है ऑपरेटिंग रेशियो, मींस आपका ऑपरेटिंग कितना है, और ऑपरेटिंग किस पे होता है, सेल्स पे कैलकुलेट होता है। तो ऑपरेटिंग कितना है आपका एक्सपेंस है, देखो इधर दिया रहेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसा होता है, देखो कितना लिया आपका 3 लाख प्लस 1,13,000। ठीक है, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे करोगे तो 3 लाख प्लस 1,13,000, अब 1,13,000 आएगा ऐसा आप वो सोच रहे हो। तो देखो यहाँ पे क्या है, इन दोनों को ऐड कर दो, 1,01,000, 1,01,000 प्लस 12,000, तो कितना का 1,13,000 आ गया, 1,13,000। तो इस तरह से आप इन मिल गया। तो इस तरह से आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आपको सेल्स के ऊपर निकालना है इंटू 100। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 1,01,000 प्लस 2,000, कितना 1,13,000। ठीक है, बी क्या है आपका, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। सीओजीएस कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग। तो आपको सीओजीएस का यहाँ पे फॉर्मूला, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग एमए में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ रखा है कि सीओजीएस का फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग, जो भी आपका बचता है कितना 3 लाख हो गया। देखो ना यहाँ पे ओपनिंग कितना दिया आपका 76, प्लस आपने परचेज किया उसको ऐड कर दो, आपने जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए हैं 2,000 प्लस 5,000 किए हैं, माइनस क्या करना है, क्लोजिंग करना है। देखो 76 250 प्लस 3,15,000 250 प्लस 7,000 माइनस करना है 98,500, तो कितना हो गया आपका 3 लाख आ गया ना। तो 3 लाख ऐसे आपको करना है तो आ जाएगा। तो जो यहाँ पे सीओजी से इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस हमको करना होता है सीओजीएस। ठीक है, तो ऑपरेटिंग तो यहाँ पे बोला भी है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का फॉर्मूला क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो आपको उस किसके ऊपर कैलकुलेट करना होता है, सेल्स के ऊपर निकालना होता है, हमेशा याद रखिएगा। फिर आपका नेट प्रॉफिट रेशियो, तो नेट प्रॉफिट हमेशा सेल्स, आपका नेट प्रॉफिट कितना है 7, नेट प्रॉफिट कितना है आपका 91,000 डिवाइड बाई सेल्स मतलब 5 लाख इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, सेल्स आपने कितना किया उसमें से आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करना है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस करने हैं, तब आपको मिलेगा ऑपरेटिंग। तो सेल आपने कितना किया 5 लाख का सेल किया, ओके। अभी हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर निकाला था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग करना है। तो आपको 3 लाख माइनस करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसा आया, देखो यहाँ पे एक्सपेंसेस क्या है, एडमिन और सेलिंग कर दो ऐड, तो 1,13,000 आ जाएगा, इसको माइनस कर दो। अब जो भी आएगा आपको क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अब इसके आपने यहाँ से देखो 87,000 आ गया, किसके बेस पे निकालो, सेल्स के बेसिस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसके बेस पे आता है, सेल के बेसिस पे। फिर आता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाला है ऊपर 3 लाख, एवरेज स्टॉक मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 यहाँ पे दिया भी हुआ है। तो इस तरह से हमने और एक टॉपिक कवर अप कर लिया है। तो एक और है जो कि आपको कंपनी के ऊपर दे सकता है,
तो कंपनी क्या है, फॉलोइंग आर द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू रेटिंग टू सोनू लिमिटेड, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है, 10 का एक है जो कि 200 है, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 80 का है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 50 का, प्रोपोज डिविडेंड है 35 का, मार्केट प्राइस पर शेयर है कितना, 25 रुपए का। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, आपको क्या बोला है, ईपीएस बोला है, पी रेशियो बोला है, डीपीएस बोला है, रिटर्न इक्विटी बोला है और डिविडेंड यील्ड बोला है। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहले क्या निकालना आपको, ईपीएस अर्निंग पर शेयर। तो आपको नेट प्रॉफिट क्या है, इसका नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो नो पैट आप निकालो पहला, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, आफ्टर टैक्स कितना दिया है, देखो 50 दिया है, माइनस प्रीफरेंस का डिविडेंड कितना है, प्रीफरेंस कितना आपका 80, 80 का 12% निकालो, 80 का कितना 12%, कितना 9.6। अगर आप 80 में मतलब माइनस कर दोगे -50 तो कितना आ जाएगा आपका 40.4 आ गया। तो 40.4, अब एक शेयर का प्राइस कितना है, हमें इक्विटी पर शेयर कितना 10 रुपए है ना, तो कर दो आप उसे। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, देखो दो सब है ना, 10 का एक है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा 20। तो आप इसको कितने से डिवाइड करोगे, 20 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो डिवाइड कर दो, 40.4 डिवाइड बाई 20 कितना 2.02। देखो आपको आ गया ईपीएस, यहाँ पे आ गया। फिर नेक्स्ट है आपका, वैसे ही बोनो लिमिट आपको यहाँ पे क्वेश्चन में सम दिया है, बट मुझे यहाँ पे नहीं दिख, पीडीएफ में नहीं दिख रहा है, सो मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। तो आप इसके हेल्प से उसका भी कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पी रेशियो बोला है, पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, एमपीएस अपॉन ईपीएस। तो एमपीएस हमें दिया हुआ है क्या, हाँ 25 दिया हुआ है, ईपीएस में कैलकुलेट किया कितना 2.20। तो एमपीएस 25 कर दो और ईपीएस कितना करना है 2.20। तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 12.37%। वैसे आप बोनो का निकाल लो। डिविडेंड पे आउट रेशियो, प्रपोज डिविडेंड कितना है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है 35 डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। लेकिन डीपीएस के लिए हमें इसका फॉर्मूला, डिविडेंड पे आउट की बात कर रहा हूं तो इसका फॉर्मूला क्या है, डीपीएस अपॉन ईपीएस। तो ईपीएस तो है हमारे पास, बस डीपीएस नहीं है। तो डीपीएस कितना है दिया हमें, हाँ। तो प्रपोज डिविडेंड पर डिवाइड किससे करना है, हमें नंबर ऑफ शेयर्स से मिल जाएगा, तो हमको डिविडेंड पर शेयर मिल जाएगा, ठीक है। तो डिविडेंड कितना है पर शेयर, 20 से डिवाइड कर दो ना इसको भी, तो कितना आपका 35.20, तो 0 पॉइंट समथिंग 35 आएगा, कितना 35.20 डिवाइड बाई 20 1.75 आ रहा है। अब 1.75 को किससे डिवाइड करना है, 20 से करना है, तो आपको कितना मिल जाएगा 1.75 आ गया ना। तो आपको डीपीएस कितना 1.75, ईपीएस कितना आपका 2.02 है ना, 2.02। तो आपको कितना आएगा 0.87, मतलब इंटू 100 भी करना है आपको, तो इंटू 100 कितना आएगा 86.63%। तो वैसे आप बोनो लिमिट का भी कर सकते हो। फिर आपका नेक्स्ट क्या पूछा है, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स पूछा है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट, अभी इक्विटी के लिए बात कर रहा है ना, तो हम इक्विटी के लिए निकालेंगे। आपको रिटर्न कितना मिला पूरा 50, देखो ना नो पैट कितना है आपका 50 दिया ना, नो पैट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया है 50, माइनस करना है प्रेफरेंस का डिविडेंड, हमने ऊपर ही किया, देखो यहाँ पे किया है, और डिवाइड कैसे करना है 2.50, इंटू करना है 100, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, रिटर्न निकाल रहे हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा इंटू 100 करना होगा। तो आपको कितना आ जाएगा 20.2, बस इसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिविडेंड यील्ड रेशियो। तो आपको डीपीएस हमने कैलकुलेट किया, देखो ऊपर डिविडेंड पर शेयर कितना है 1.75, डिवाइड किससे करना है 25, क्या बात करना है एमपीएस, एमपीएस कितना 25 दिया, तो आपको इससे क्या मिल जाएगा डिविडेंड यील्ड रेशियो, आपको एक डिविडेंड पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आपको एक नया क्वेश्चन देगा, अब बात करेगा यहाँ पे सीएपीएम का यूज करके आपको बताना है कि इफेक्टिव रेट क्या है। हमने जो ऊपर फॉर्मूला देखा था ये वाला, तो हमें यहाँ पे वापस पढ़ना है, जो हमने ऊपर सम किया वही नीचे भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें इसमें ये बताना है कि हमें कभी शेयर्स को होल्ड करने हैं और कभी शेयर्स को सेल करना है या कभी हमें खरीदना है, तो हम वो कैसे पता करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, अलाउिंग, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अलाउिंग आर द डिटेल्स ऑफ 3 पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो 1 दिया 1 2 3, और इसका मार्केट रिस्क दिया है, एवरेज रिटर्न दिया हुआ है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, फिर इसका बीटा दिया हुआ है, ठीक है समझा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एज पर सीएम इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, यहाँ पे रिस्क भी कितना दिया 8% दिया है। तो पोर्टफोलियो 1 का अगर निकालोगे तो कितना आएगा
और आर एम कितना है 8 प्लस बीटा कितना है 1.25 इंटू आर एम कितना है इसका 11 माइनस 8। ठीक है, तो आपका पहले का आ गया, फिर दूसरे का आप निकालोगे तो कितना होगा पोर्टफोलियो 2 रिस्क फ्री कितना है 8 प्लस बीटा कितना 1.75 इंटू 11 माइनस 8। 8 क्या है आपका रिस्क फ्री, तो देखो लास्ट टाइम मैंने क्या था एक जो होता है आपका रिस्क फ्री कॉमन होगा और आर एम भी 11 कॉमन होगा और आर एफ भी कॉमन होगा। आपको चेंजेस क्या होगा, बीटा का जो वैल्यू है वो चेंजेस होगा, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो 11.75 13.25 और 1 इधर 11 आएगा, तो इस तरह से आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब वैल्यू स्ट्रेटेजी आप क्या अपनाओगे, तो जो आपका सिक्योरिटी है 1 2 3 है ना, आपके पास 3 सिक्योरिटी, तो क्या है आपका देखो CAPM दिया है क्या पे हमने निकाला CAPM कितना 11.75 11.25 इतना। अब उसका एवरेज रिटर्न कितना है 13 है 12 है 11 है, तो आप इससे कंपैरिजन करो और बताओ कि क्या करना है। देखो 11.75 है जो 13 से कम है ना, तो आप उस पे खरीदो, लेकिन जो 12 है 13 पॉइंट से ज्यादा है मतलब एवरेज रिटर्न से ऊपर जा चुका है ना, तो आप बेच के निकल जाओ। लेकिन जब इक्वल होगा तो आप क्या करो होल्ड करो, अगर सिंपल कम है तो खरीदो, ज्यादा है तो बेच दो, इक्वल हो तो रखो। तो CAPM हमें क्या बताता है कि हमें कब खरीदना है और कब बेचना है, तो ये क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है एज अ IRIMP। ठीक है, तो बेटा आप ये क्वेश्चन करके जाओ। अब आते हैं हम लेवरेज, जो कि हमारा सिक्योरिटी पोर्टफोलियो एंड एनालिसिस मैनेजमेंट का एक लास्ट टॉपिक है, जो कि हमारा लेवरेज है। इसमें आपको इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ होता है, जो कि हमने अभी फिलहाल ही कॉस्ट में पढ़ रखा है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने पढ़ रखा है मार्जिनल कॉस्टिंग। उसमें क्या होता है सेल्स में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, अपने को मिल जाता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन से आपको माइनस करना है फिक्स कॉस्ट, तो आपको क्या मिल जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे EBT बोलेंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो इसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला क्या दिया, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। देखो फॉर्मूला सिंपल सी है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। अब जो EBIT है उसको डिवाइड कर दो EBT से, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद अब जो भी आ रहा है उसको आपस में मल्टीप्लाई करने से आपको मिल जाएगा कंबाइंड लेवरेज। तो चलिए इसके बेस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग प्रोजेक्शन आर रिलेटेड टू कंपनी ए। सेल्स कितना है 80,000, वेरिएबल कितना है कॉस्ट 4 रुपीज पर यूनिट है, 4 रुपए एक यूनिट का, फिक्स कॉस्ट कोई चेंज नहीं होगा, तो 2,40,000 है। इंटरेस्ट बर्डन डेट कितना है, डेट पे इंटरेस्ट कितना है 1,20,000 का है। सेलिंग प्राइस 10 रुपए का है। ठीक है, तो अब सेलिंग प्राइस कैसा निकालोगे, अब सबको दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो देखो सेलिंग प्राइस कितना है, सेल कितना कर रहे हो 80,000 यूनिट कर रहे हो, तो 80,000 एक यूनिट कितने पे सेल कर रहे हो आप। सबसे पहले आपको पेपर में क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट लिखो, उसका फॉर्मेट बनाओ पर्टिकुलर्स कैलकुलेशन अमाउंट, देन आप टेबल ड्रा करो, उसमें लिखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आपको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस करोगे फिक्स कॉस्ट आपको मिलेगा EBT, EBT से माइनस कर दोगे इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा EBT। ठीक है, EBIT से आपको इंटरेस्ट माइनस करना है। तो सेल्स कितना है 8,000 यूनिट बेच रहे हो, एक का कितना बेच रहे हो 10 रुपए पे, तो 8 लाख आपने सेल कर दिया। ठीक है, आपका कितना होगा सेल 8 लाख का, उसमें से आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है 4 रुपए का पर यूनिट है। अगर आप 80,000 यूनिट बेच रहे हो तो आपको कितना देना पड़ेगा 3,20,000 वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको जो भी बचा क्या होगा आपका कंट्रीब्यूशन। आपको फिक्स कॉस्ट का भी चेंज नहीं होता है, तो 2,40,000 का फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो माइनस करो 2,40,000 आपको मिलेगा इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से माइनस कर दो इंटरेस्ट, तो आपको क्या मिलेगा EBT अर्निंग बिफोर टैक्स। तो आपको फॉर्मूला यहाँ पे सिंपल सा है, हालांकि यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है मैं बता देता हूँ आपको। कंट्रीब्यूशन कितना है आपका 8,000, ठीक है यहाँ पे ले लो आप, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। कंट्रीब्यूशन कितना है आपका 8,000, कंट्रीब्यूशन आपका है 4,80,000। तो पहला क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग में, यहाँ पे कर दो, यहाँ पे जगह बहुत है। आप थोड़ा जूम कर लेना, मैं ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्या बोला कंट्रीब्यूशन कितना है 4,80,000, तो 4,80,000 आपको उसको डिवाइड किससे करना है
डिवाइड करना है आपको 4,80,000 डिवाइड कितने ईबीआईटी कितना आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है 2,40,000 तो 2,40,000 तो आपको कितना मिलेगा आंसर आपको आंसर 2 मिलेगा करेक्ट जो यहाँ पे 2,40,000 सॉरी 4,80,000 डिवाइड बाई 2,40,000 आंसर कितना 2 तो इसका आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे 2 लिख देता हूँ तो आपने इसका आंसर निकाला ऐसे इसका आंसर कितना आ गया आपका 2 आ गया ठीक है तो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज मिल गया वैसे फाइनेंशियल लेवरेज की बात करते हैं तो हम ईबीआईटी के ऊपर कैलकुलेट करते हैं कितना ईबीआईटी आपका 2,40,000 ईबीआईटी कितना आपका 2,40,000 तो 2,40,000 डिवाइड किससे करना है आपको ईबीटी से डिवाइड करना तो ईबीटी कितना 1,20,000 तो 1,20,000 तो आपको कितना मिलेगा इसका भी आंसर आपको कितना मिलने वाला है 2 मिलने वाला है कितना 2 इसका आंसर आपको कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा ठीक है तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ 2 अब बात हुई कि इसको हमको कंबाइन कैसे निकालना है तो 2 इसका तो 2 ऑपरेटिंग का इनटू करोगे आप इनटू 2 करोगे 2 किसका फाइनेंशियल का तो आपको कितना मिल जाएगा इक्वल टू करने पे आपको कितना मिलेगा 4 हो गया इस तरह से हमने जितने भी एसएपीए में सम आने वाले हैं हमने एक एक सम विथ कंसेप्ट वाइज हमने कर लिया है अगर आपने पहले भी सम्स किए रहेंगे तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों को शेयर करें जो कि टी वाई का हमारा सेमेस्टर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और विथ कंसेप्ट हमने सीखा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो